कला और साहित्य से प्रेम रखने वाले सभी मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है जनसुलभ पुस्तकालय के इस कार्यक्रम में। और आप जानते हैं कि इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से मुकुंद लाट जी पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। इसकी 7वीं कड़ी में आज हमारे साथ प्रोफेसर सुनीरा कासलीवाल व्यास जी उपस्थित हैं। सुनीरा जी, मैं जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। मित्रों, सुनीरा कासलीवाल जी सितार वादिका हैं, संगीत पढ़ाती हैं और कई पुस्तकें इन्होंने संगीत पर केंद्रित लिखी हैं। खास तौर से जो वाद्य जो हैं, संगीत के जो वाद्य हैं, वाद्य संगीत पर इनका एक बड़ा काम है और इनकी उसमें विशेष रुचि है। राजस्थान के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इन्होंने बहुत मेहनत से और महत्वपूर्ण कार्य किया है। रावण हत्था इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर इनकी किताब है जो काफी लोकप्रिय है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि मुकुंद लाट जी पर कल भी और कल से पहले भी कई कार्यक्रम हुए जिनमें हमने उनके संगीत परक आलेखों को पढ़ा, उनमें किस तरह की उनकी दृष्टि है, संगीत और संस्कृति के बीच किस तरह वे संबंध देखते हैं, संगीत के रूपक से कैसे वे संस्कृति को रूपायित करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। और कई जगहों पर जब हम उनके आलेख या उनकी पुस्तकों से गुजरते हैं तो जो वाद्य संगीत हैं इस पर भी कई महत्वपूर्ण कार्य उनकी ओर से हम पाते हैं। तो आज प्रोफेसर सुनीरा जी अपने वक्तव्य में उन्हीं बिंदुओं की ओर खास तौर से हमारा ध्यान आकृष्ट करेंगी। कुछ तकनीकी कारणों से हमें इस कार्यक्रम को शुरू करने में कुछ विलंब हुआ, इसके लिए खेद है। तो मैं सीधे जाता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता के पास और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। प्रोफेसर सुनीरा कासलीवाल व्यास जी। नमस्कार अर्पण जी, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम में आपने मुझे कुछ अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो मैं जन सुलभ पुस्तकालय की आभारी हूँ कि मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का यहाँ पर मौका उन्होंने दिया है। और इसके साथ में अपने बचपन के मित्र सहपाठी श्री कमल नयन जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे श्रृंखला में बोलने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या तुम बोलोगी, तब मैंने हाँ कही और उसके बाद अर्पण जी से मुलाकात हुई। तो अर्पण जी का धन्यवाद और कमल नयन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस विभूति के संदर्भ में बातचीत करने के लिए यहाँ आए हैं, स्वर्गीय पंडित मुकुंद लाट, उनको इतने दिन से मैं जो वक्तव्य सुन रही हूँ तो सभी उनको बहुत सहजता से सिर्फ मुकुंद जी ही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक विद्वान और एक पंडित कहे जाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि उनकी जो प्रतिभा थी, चहुमुखी प्रतिभा थी, और वो एक पूर्ण विद्वत पूर्ण एक व्यक्तित्व था। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और संगीत नाटक अकेडमी ने भी उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। लाट साहब एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व बहुत भव्य था। उनके को कई भाषाओं के ज्ञाता थे।
उनके बारे में चर्चा हुई है कि कौन-कौन सी भाषाओं की हिंदी तो बहुत अच्छी थी, अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, संस्कृत के ज्ञाता थे और इसका प्रमाण है कि शुरुआत में ही उन्होंने अपनी जो पीएचडी संपन्न की है, वो दत्तीलम पर की है। तो संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। बंगाल में रहे थे इसलिए बंगाली भी ज़रूर बोलते ही होंगे और प्राकृत के भी वो ज्ञाता थे क्योंकि उन्होंने जैन ग्रंथों पर काम किया है। तो वो प्राकृत के और पाली भाषा के भी ज्ञाता थे। मितभाषी और मृदुभाषी दोनों ही थे और इतना माधुर्यपूर्ण उनका व्यक्तित्व था। देखने से ही इतनी सहजता और माधुर्य गुण उनके अंदर था कि मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व का स्थायी भाव माधुर्य था। माधुर्य भाव उनके व्यक्तित्व का स्थायी भाव था, ऐसा मैं कह सकती हूँ। विषय कितना भी क्लिष्ट क्यों न हो, वो इतनी सहजता से उसे सामने बैठे लोगों को समझा देते थे कि सहजता भी उनका एक स्थायी गुण था। उनके व्यक्तित्व में सहजता थी। जब कोई व्यक्ति बहुत सोचता हुआ, डरता हुआ कि मैं इतने बड़े विद्वान से मिलने जा रहा हूँ, उनके पास आता था, तो वो कुछ ही क्षणों में इतना उसको सहज कर देते थे सामने वाले को कि मतलब वो ये भूल ही जाता था कि इतनी विद्वान शख्सियत के सामने वो बैठा है। तो उनके व्यक्तित्व में सहजता थी। उनकी भाषा बहुत सहज थी। वो किसी भी भाषा में बात करते थे तो बहुत सहज करते थे और इतना सहजता से एक्सप्लेन करते थे कि कोई भी क्लिष्ट विषय जैसा मैंने कहा कि वो एकदम स्पष्ट हो जाता था और इस प्रकार से उनकी संप्रेषण में भी बहुत सहजता थी। जैसा बार-बार कहा गया है, कमल ने भी इस बात को इंगित किया और कल के जो वक्ता थे उन्होंने भी इंगित किया इस बात पर कि वो जब कुछ लिखते थे, वो भी बहुत सहज होता था और जब वो बोलते थे तो वो भी बहुत सहज होता था। तो ये सारे गुण जो सहजता के गुण थे, वो उनको अ, बहुत ही उनके अंदर बहुत ही प्राकृतिक रूप से थे। वो सहजता ओढ़ी हुई नहीं थी। वो उनके अंदर हर समय वर्तमान थी, हर समय रहती थी और अ, वो जो उनका व्यक्तित्व था वो उसको एक एक इतना सुरुचिपूर्ण और सहज रूप देता था कि सामने वाला व्यक्ति उनकी सहजता का कायल हो जाता था और वो भी उनके साथ इतना घुल-मिल जाता था कि किसी प्रकार का कोई एक बंधन जैसा नहीं रहता था। कल माधवी जी ने उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उनको कहा था कि वो फक्कड़ किस्म के इंसान थे। जैसे एक एक व्यक्ति होता है जिसे किसी भी चीज़ से कोई ज़्यादा लाग-लपेट नहीं होता और वो अपनी धुन में अपना रहते हैं। जब तक जब तक उनसे कोई कुछ पूछता नहीं था, वो चुप रहते थे। जब उनसे कोई कुछ पूछता था, तब वो उसका जवाब देते थे। मैंने कितनी विचार गोष्ठियों में देखा कि वो शांत बैठे रहते थे। कोई कभी भी मैंने उनको उद्विग्न होते हुए या किसी से झड़प करते हुए या किसी किसी बात पर किसी से को डाँटते हुए मैंने कभी नहीं देखा और शायद घर में भी वो नहीं इस प्रकार का माहौल कभी वो रखते होंगे। हाँ, इस बात के लिए नीरजा जी से पूछना पड़ेगा कि कभी वो किसी को डाँटते थे क्या? लेकिन मेरे सामने कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मुकुंद जी से मेरी सबसे पहली मुलाकात या उस समय तो मुलाकात नहीं कहूँगी, मैं बहुत छोटी थी उस समय में, हम लोग बीए में पढ़ रहे थे। हमको पता चला कि उस समय हम लोग संगीत के कार्यक्रम सुनने, देखने के लिए बहुत व्याकुल रहते थे और उस समय जयपुर में ऐसा माहौल था कि मतलब इतना माहौल नहीं था कि आए दिन रोज़ क्लासिकल म्यूज़िक के प्रोग्राम होते हैं। ये मैं आपको 1976 की बात बता रही हूँ। तब उस समय हमें पता चला कि मुकुंद जी के घर में पंडित
जसराज आने वाले। और हम हम 2-3 फ्रेंड्स ने ये विचार किया कि हम चलते हैं उनका कार्यक्रम सुनने के लिए मुकुंद जी के घर पर। तो और कार्यक्रम सारी रात चलने वाला है, ये भी हमें पता चला। तो हमने सोचा कि सारी रात हम प्रोग्राम सुनेंगे और सवेरे आ जाएँगे अपने घर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई शक नहीं रहा और हम लोग बहुत खुश हुए कि हमने यहाँ आने का हमने विचार किया। लेकिन प्रोग्राम रात के 2 बजे समाप्त हो गया और हम जब सब लोग बाहर निकलने लगे तो हम भी बाहर निकल गए। अब हम ये सोच में पड़ रहे हैं, हम तीनों फ्रेंड्स कि अब हम घर जाएँ तो कैसे जाएँ रात में 2 बजे। हम जिसके भी हम घर जाते रात में 2 बजे वहाँ तो पूरी तरह से पक्की बात थी कि हमें डाँट पड़नी ही थी। तो इसलिए फिर हम वहीं खड़े रहे हैं। उनके घर के थोड़े आगे जाके हम तीनों खड़े थे। इतने में फिर हमारी एक टीचर वहाँ से निकली, जो प्रोग्राम नेचुरली अटेंड करके आ रही थी। उन्होंने देखा हमें और उन्होंने कहा कि अरे ये तुम तीनों यहाँ कैसे खड़े हो? तो हम लोग तो रुआँ से हो ही रहे थे। हमने क्या कहा कि ऐसे-ऐसे हुआ मैडम। उन्होंने खूब हमें डाँटा, लेकिन ख़ैर डाँट के साथ उन्होंने ये भी किया कि अपनी गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गई और हमने वो 3-4 घंटा उनके घर में बिताए। 3 बज गए थे शायद जब तक हम उनके घर तब गए तब तक और फिर उसके बाद हम सवेरे 6 बजे ही उनके घर से भागे। दूसरे दिन डिपार्टमेंट में ये चर्चा बहुत ज़बरदस्त रूप से फैल गई कि हम तीनों वहाँ रात में इस प्रकार प्रोग्राम सुनने के लिए गए। तो ये मेरी बचपन की घटना है और ये पहला मौका था जब मैंने मुकुंद जी को देखा था। ये घटना बाद में मैंने जब उन्हें सुनाई तो वो बहुत हँसे और उन्होंने कहा कि अरे तुम लोगों को ये बात हमें बतानी चाहिए थी और वहाँ रात में रुक जाना चाहिए था। पर हम छोटे थे, हमें इतनी समझ न उस समय नहीं आई। उसके बाद मैं बनारस पढ़ने चली गई और अ, वहाँ से बीच-बीच में जब गर्मी की छुट्टियों में जयपुर लौटना होता था, तो उस समय तक मेरा परिचय अच्छा हो गया था मुकुंद जी से और मैं उनके घर चले जाती थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि उनके घर में उन्होंने एक कोना, एक कमरा, एक संगीत अपनी संगीत साधना के लिए एक मुकर्रर कर रखा था। तो उस कमरे में नीचे ज़मीन पर बिछायत वगैरह कर रखी थी और वो गाते थे और एक तबला प्लेयर लगातार उनके घर में आता था, जिसके साथ वो गाना अपना रियाज़ करते थे। तो जब मैं बनारस से आती थी तो उनके घर जाना होता था और बनारस में हमने जो भी बंदिशें सीखी हैं और वो भी मैं गाती थी वहाँ पर और अ, वो बड़ा प्रोत्साहन करते थे कि हाँ, तुम आओ। तो मैं उनके यहाँ जाया करती थी। उस समय ज़्यादा पढ़ने-लिखने की बात उनके साथ नहीं हो पाती थी और बस सिर्फ़ उनके साथ थोड़ा गाना बजाना, उनके घर में बैठना, यही करके मैं चली आया करती थी। जब मैं दिल्ली आ गई तो उनको पता चला और मैंने बताया कि मैं दिल्ली आ गई हूँ, तो फिर मैं कभी-कभी उनको पत्र से अपनी बातें बताया करती थी, कुछ विचार जो मेरे मन में आते थे, कुछ शंकाएँ, तो उन्होंने पत्र में मुझे जवाब देते थे और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि दिल्ली पहुँचने के बाद तुम्हें ऐसा लगा होगा कि घर के आँगन में आ गई हो, मतलब खुलापन लगा होगा। वो बात मुझे अभी तक याद है उनका एक्सप्रेशन कि उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि अब तुम खुली जगह में पहुँच गई हो, बड़ी जगह में पहुँच गई हो, कुछ अर्जित करो। अ, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि लगभग 1990 से मैंने अपना अ, अपना लिखने-पढ़ने का काम शुरू किया। उसके पहले मैं 1987 से पंडित उमा शंकर मिश्रा से सीखने लगी थी सितार और दिल्ली में इधर-उधर की जो गतिविधियाँ होती थी, उनको भी मैं जॉइन करती थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्योंकि मैं प्रेमलता शर्मा जी से पढ़ी थी, इसलिए जब वो दिल्ली आती थी तो मुझे बुला लेती थी और वहाँ अक्सर करके मुकुंद जी से मुलाकात हो जाती थी क्योंकि मुकुंद जी और प्रेमलता जी काफ़ी घनिष्ठ थे और वो अक्सर करके कुछ काम कभी आईजीएनसीए के लिए आ रहे हैं, कभी संगीत नाटक अकेडमी के लिए आ रहे हैं, तो उस समय उनसे वहाँ पर भी मुलाकात हो जाया करती थी।
90s में 1990 के आसपास मैंने वाद्यों के ऊपर कुछ कार्य करना शुरू किया और धीरे-धीरे जब काम करने लगी तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 97 में 1996-97 में मुझे रूपा एंड कंपनी जो पब्लिकेशन हाउस है दिल्ली का, उन्होंने एक वाद्यों पर एक पुस्तक लिखने का आमंत्रण दिया कि आप एक विस्तार से एक पुस्तक लिखें हमारे लिए, जो जिसमें कि सारे ही वाद्यों को आप कवर करें। तो मैंने सोचा कि ठीक है लिख दूंगी मैं, और मैंने उनका ये ऑफर स्वीकार कर लिया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मैंने उसमें लिख दिया कि मैं 1 साल के अंदर-अंदर आपको ये पुस्तक रूप में दे दूंगी। पर जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं तो बहुत फँस गई, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं लिखना शुरू करूँ, तो एक या 2 पेज से ज़्यादा कहीं और आगे गति ही नहीं होती थी। किसी भी वाद्य का कोई इतिहास मिलता ही नहीं था। विशेष तौर से जब हम आजकल के वाद्यों की बात करें, कि सितार की बात करें, कि तबला की बात करें या सरोद की बात करें, तो कहीं पहुँच ही नहीं पा तानपुरे की बात करें, कहीं पहुँच ही नहीं सकते थे, कुछ हो ही नहीं सकता। तो बड़ी परेशान स्थिति में मैं हुई और मैंने धीरे-धीरे कुछ-कुछ लिखना शुरू किया। तो जब मैं सरोद पर पहुँची लिखते-लिखते, तब मैं बड़ी फँस गई, क्योंकि सरोद के बारे में जब मैं लिखने लगी और मैंने इंटरव्यू किया कुछ लोगों को, तो मैंने एक बुद्धदेव दास गुप्ता जी को इंटरव्यू किया, तो उसमें उन्होंने मुझे ये बताया, वैसे मौखिक परंपरा से पहले भी मुझे पता चल रहा था कि 3 तरह के सरोद थे, जिनका 3 तरह के रबाब थे, जिनका कि सरोद आधार बना। सरोद का आधार 3 तरह के रबाब थे। उसमें से एक रबाब हिंदुस्तानी था। तो उसको हिंदुस्तानी रबाब कैसा था? बुद्धदेव दास गुप्ता जी ने बता तो दिया कि रबाबी हुआ करते थे सैनी घराने के लोग, तानसेन के पुत्र वंश के परिवार के लोग। पर जब बृहस्पति जी को पढ़ा तो उन्होंने नकार दिया कि उनके पुत्री वंश के जो हैं वो बीनकार हुआ करते थे और पुत्र वंश के रबाबिया हुआ करते थे। तो इस सब चक्कर में एक दिन जब मैं जयपुर गई तो मैं मुकुंद जी के पास गई और मैंने उनके सामने ये समस्या रखी कि ये जो हिंदुस्तानी रबाब था, वो कैसा था? ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कहीं कुछ उसका चित्र नहीं मिलता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, उसकी बनावट कैसी थी, उसमें कौन से तार हुआ करते थे और ये कैसे समझ में आएगा? तो उन्होंने मेरे से काफ़ी देर तक मेरे से चर्चा करते रहे, कहाँ लिखा मौखिक परंपरा में ही मिलता है सिर्फ़ या कहीं लिखा हुआ भी है? मैंने कुछ जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके बारे में, उनके बारे में उनको थोड़ा-सा बता दिया कि पुस्तकों में मिलता है। ये सिर्फ़ नाम मिलता है, उसको ध्रुपद रबाब भी कहते हैं और हिंदुस्तानी रबाब भी कहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो मेरी काफ़ी देर बात सुनते रहे, फिर मेरे को नीचे लेके गए, अपनी लाइब्रेरी में। तब मैंने सबसे पहले उनकी लाइब्रेरी देखी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी और इतने संग्रह ग्रंथ, पुस्तकों का इतना बड़ा संग्रह, नीचे लेके गए और उनके पास रागमाला पेंटिंग, राग रागिनी पेंटिंग्स की और बहुत सारी पुस्तकें थी। उन पुस्तकों को उन्होंने मेरे साथ देखना शुरू किया। और जब हम काफ़ी देर तक उन पुस्तकों को देखते रहे तो हमको कुछ-कुछ चित्र ऐसे मिलने लगे जिसको कि जिसको हम कह सकते थे कि वो शायद हिंदुस्तानी रबाब होगा। इस तरीके से करते-करते उन्होंने 2-3 चित्र आइडेंटिफ़ाई किए और मेरे को बोले कि अब तुम इस इंस्ट्रूमेंट को ढूँढो कि यदि ये इंस्ट्रूमेंट कहीं तुमको किसी के पास मिलता है या इसका कुछ तुमको आकृति किसी के पास मिलती है या इसके बारे में कुछ जानकारियाँ तुमको मिलती हैं। तो उस दिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा रास्ता दिखाया और फिर उसके बाद में मैं दिल्ली जो संगीत नाटक अकेडमी की जो इंस्ट्रूमेंट की गैलरी है उसमें देखती रही कि ऐसा कोई वाद्य है क्या? वहाँ ये वाद्य नहीं मिला। उसके बाद मैं कलकत्ता गई और वहाँ पर मुझे एक इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन में रबाब दिखा जिसको ध्रुपदी रबाब कहते हैं
और फिर अंदाजा पड़ा कि ध्रुपदी रबाब से ही बाद में सुर सिंगार बिल्कुल उसी पर मॉडिफिकेशन करके सुर सिंगार बना, और उस सुर सिंगार के आधार पर बाद में जाके अलाउद्दीन खां साहब ने उसी पैटर्न, उसी तुम्बे को, उसी गोलाई को लेकर जो सरोद बनाया है, वो उसमें ध्रुपदी रबाब और सुर सिंगार का कितना अंश आया है। तो फिर ये सब बातें मैंने मुकुंद जी को बताई, तो वो बड़े खुश हुए कि हाँ तुमने ये अच्छा काम किया है। लेकिन खैर ये तो बात की बात हुई। उसी पुस्तक में आगे जब मैं तानपुरा के चैप्टर पे पहुंची, तब फिर मैं फंस गई, क्योंकि तानपुरा जैसा कोई वाद्य हमारे यहाँ प्राचीन था या नहीं था। प्राचीन काल में कुछ इस प्रकार का कोई वाद्य हुआ करता था। अगर कोई वाद्य होता था तो उसमें पीछे स्वर देने के लिए कौन सा वाद्य हुआ करता था? गायन के साथ अगर तानपुरा नहीं था तो फिर कौन सा वाद्य पीछे से स्वर देता था? ये सारी चर्चा करने के लिए मैं फिर फंस गई। मैं सुमति मुटाटकर जी के पास गई। उन्होंने कहा कि नहीं सुनीरा, इस प्रकार का कोई वाद्य हमारे यहाँ प्राचीन काल में हमें नहीं मिलता, और इस प्रकार का प्रमाण भी नहीं मिलता कि कोई वाद्य गायकों के साथ पीछे स्वर दिया करता होगा। हाँ, ये जरूर है कि मुख्य गायक के पीछे गायक वृंद रहा करते थे, जो हा हो इस तरह से करके और स्वर दिया करते थे। ये सब चर्चा करने के बाद मैं जब जयपुर गई तो मैं मुकुंद जी के पास फिर ये समस्या लेके पहुंची कि सर अब मेरे को तानपुरा की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तब फिर उन्होंने तब शायद उन्होंने तानपुरा पर तो काफी स्टडी कर रखी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तानपुरा जो वाद्य है वो मध्यकाल से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि संगीत रत्नाकर में भी ऐसे वाद्य का वर्णन नहीं है जो कि पीछे से स्थायी स्वरित का ध्वनि कर सके, ध्वनित हो सके। क्योंकि उस समय भी उन्होंने ये बताया कि उस समय भी हम षड्ज स्थापित नहीं था। तो जब तक षड्ज की स्थापना नहीं होगी, षड्ज एक नहीं होगा, तब तक पीछे से तानपुरा जैसा वाद्य नहीं बजाया जा सकता। ये बात उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाई, क्योंकि श्रुतियां, ये जो श्रुति जब तक स्थायी ना हो, क्योंकि हम लोग तब तक मूर्छना पद्धति में थे, और जब मूर्छना पद्धति से, और जो शारंगदेव का समय था, वो मूर्छना पद्धति से धीरे धीरे षड्ज के स्थायित्व तो आ रहा था। जब षड्ज स्थायी हो गया, उसके बाद में तानपुरा या तरफ के तार, या के पीछे से पपीहा झंकृत करने वाले तार, या जिसको आज हम चिकारी कहते हैं, ऐसे तार, उसकी व्यवस्था इंस्ट्रूमेंट्स में बाद में हुई होगी। क्योंकि जब आप उस षड्ज स्थापित हो गया, टॉनिक स्थापित हो गया, तभी आप इस प्रकार की चीजें किसी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। जब तक कि आपका षड्ज ही स्थापित ना हो, तब तक आप किसी पीछे से किसी प्रकार के षड्ज की झंकार नहीं कर सकते। तो इतनी सारी बात समझाने के बाद फिर उन्होंने मुझे पुनः अपनी वही गैलरी में लेके गए, और फिर वहां जाके हमने बहुत सारे चित्र देखे, और उसमें फिर हमको जब एक दो तानपुरा जैसे वाद्य दिखे, तब उन्होंने मुझे बताया कि देखो यहाँ से हमारा ये तानपुरा जैसा वाद्य शुरू हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक ये जो किताब उन्होंने लिखी है संगीत और संस्कृति, इसकी भी एक वो देना चाहूंगी, इसका भी एक प्रमाण देना चाहूंगी कि उन्होंने इसमें तानपुरा के बारे में खुद भी कहा है कि तानपुरा जैसा वाद्य जो है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। वो अपने 152 पेज पे लिखते हैं। ये संगीत और संस्कृति पुस्तक में उन्होंने 152 पेज पे लिखा है, आज हमारे गाने बजाने पर, विशेषकर गाने पर, तानपुरा इतना छाया रहता है कि हम उसको रागदारी जितना ही पुराना या सनातन मान लेते हैं। ये बात मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि उन्होंने राग
राग पर बड़ा ही विस्तार से राग का इतिहास और उसके ऊपर बहुत विस्तार से पहले लिखा है। और तब फिर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि तानपुरा जो है वो राग गायन के जितना ही पुराना। आज हमारे गाने बजाने पर, विशेषकर गाने पर, तानपुरा इतना छाया रहता है कि हम उसको रागदारी जितना ही पुराना या सनातन मान लेते हैं। पर तानपुरा नई चीज है। इसके इतिहास के विस्तार में यहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बाद में दिया है। पर इतना कह देना आवश्यक है कि तानपुरा हमारे यहाँ 17वीं सदी या इसके आसपास में आया होगा। और इसके पीछे अफगानी और ईरानी तंबूर है। और 19वीं सदी में आकर उसने आज के जैसा स्वरूप प्राप्त कर लिया था, आज के जैसा नाद प्राप्त कर लिया था। इसी सदी में आज जैसे तानपुरे के जोड़ों का महफिल में इस्तेमाल भी शुरू हुआ। इसके पहले तानपुरे छोटे से होते थे, वैसे ही जैसे सितार के साथ आज बजते हैं, या जिनको हम तानपुरी कहते हैं, या जैसे पुरानी मुगल राजस्थानी कलम की तस्वीरों में सूरदास के हाथ में देखने को मिलते हैं। ऐसे छोटे तानपुरे पहले हुआ करते थे। तानपुरे को गवैया सुर का साक्षी कहते हैं। यह विशेषण सुर का साक्षी उसके लिए गलत तो नहीं, पर अधूरा है। सुर का साक्षी तो आधार, श्रुति या सा देने वाला कोई भी बाजा हो सकता है। तानपुरे के आने से पहले 1 या 2 तार की छोटी सी वीणा पर या बांसुरी पर साथ देने की प्रथा भी थी। ये भी सुर के साक्षी ही थे, पर तानपुरा इससे कहीं बढ़कर है। और फिर सोचिए कि सिर्फ अगर आधार श्रुति दिखा देने से ही साक्षी का काम पूरा हो जाता हो, तो एक ही नहीं, इतने भारी भरकम 2-2 साक्षियों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है, जिनको एक दूसरे से मिलाना ही महफिल का ढेर सा समय ले लेता है। गाने के हर सुर, हर लगाव, हर चाल को वह सुर दिखाता है। उसके लिए एक और भी उपमा दे सकते हैं। गाने में उसका वही स्थान है जो चित्र में चित्रपट का होता है। यह गानों को भित्ति देता है, मतलब एक पृष्ठभूमि देखता है। पर एक बड़े अंत में कोरा होता है, यही उसकी महिमा है। वह बिना कुछ अपनी कहे चित्रकार की कल्पना को साकार होने का माध्यम बनता है। तानपुरे का पट कोरा पट नहीं है, सुरों का पट है। तानपुरा सुरों का एक ऐसा घेरा बनाता है जिसमें गायक अपना स्वतंत्र स्वर प्रपंच साधता हुआ भी अपनी हर गति का प्रतिबिंब देख सकता है। इसमें कोरापन नहीं है, यह संगति का ही काम है। चाहे तो हम इसे एक प्रकार की निसंग संगति कह सकते हैं। यह गाने वाले को डिस्टर्ब नहीं करती है, बल्कि उसे एक बिंब प्रतिबिंब प्रदान करती है। बल्कि उसे एक बिंब प्रतिबिंब भाव देते हुए साक्षी की तरह खड़ी रहती है। हमारा जो पुराना संस्कार है कि संगति के बिना गाना कोरा कोरा सा लगता है, उसे भी तानपुरे की संगति से संतोष मिल जाता है। तो तानपुरे पर उनके ये विचार मैंने कहा आपको यहाँ पर मैं सुना दूं कि कितना अच्छी तरह से उन्होंने तानपुरे को डिस्क्राइब किया है। और ये भी उन्होंने मुझे उस समय समझाया कि तानपुरा जो है वो मध्यकाल में ही आया होगा, क्योंकि जब तक स्वरित पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक तानपुरे जैसा वाद्य नहीं हो सकता। और यही बात मेरे जो तानपुरा का चैप्टर मैंने लिखा है अपने क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, उसका आधार बनी। और फिर मैंने अपने उस चैप्टर को लिखा। मैं यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात बताना चाहती हूँ कि उस समय जब तानपुरे पर मेरी उनसे इतनी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि उनके घर में एक तानपुरा जोड़ी है, जिसके कि तुम्बे बहुत बड़े-बड़े हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि सुनीरा, तुम्हें मालूम है कि ये तानपुरे जो हैं, इनको मैंने कहाँ से लिया है?
तो मैं उनके तरफ देखने लगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं जयपुर में गुणीजन खाने की चीजें नीलाम हो रही थी, तो मैं वहां से ये तानपुरा खरीद लाया, और इसको जब मैं लेके आया तो टूटी फूटी अवस्था में, इतना टूटा फूटा था कि इसको मैंने गठरी में बांध के लेके आया, और जयपुर में एक इंस्ट्रूमेंट मेकर थे गंगा सहाय जी, उनकी दुकान पर वो तानपुरे दिए और उनसे कहा कि इनको वापस अपनी शक्ल में आप लाइए। तो उन्होंने जब उसको अपनी शक्ल में लेके आए, तो वो इतने सुंदर और इतने अच्छे ध्वनि वाले तानपुरे बने, और वो उन्होंने दिखाए। उनके घर में अभी भी वो तानपुरे जरूर होंगे, और मैंने उन तानपुरों को बजते हुए कई बार देखा है। पर उसमें उन्होंने मुझे एक बहुत विशेष बात बताई कि इस तानपुरे की, उन्होंने मुझसे कहा कि सुनीता, इन तानपुरे के जो तुम्बे हैं वो तुम्बों से नहीं बने, मतलब गौड से नहीं बने हैं, जो गाउड होता है, जो कद्दू होता है, उससे नहीं बने हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि अच्छा, तो फिर किस चीज से बने? तो उन्होंने कहा कि ये टोकरी से बने हैं, इनके नीचे टोकरियों का बेस है, और उसके अंदर पेपर माशी का लेप लगाया गया है, और उससे ये तुम्बे बने हैं। और वाकई वो तुम्बे इतने बड़े बड़े हैं कि बड़े बड़े थे कि इतना मोटा कद्दू, मतलब गौड, मैंने नहीं देखा। लेकिन जब बाद में मैं जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मेकर से मिली हूँ, तो ये बात दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी सामने आई कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह के बनते थे। और जो सितार के ऊपर जो तानपुरा लगता है, जो मैयर घराने का सितार है, जिसमें ऊपर तानपुरा लगता है, सॉरी, ऊपर दूसरा तुम्बा लगता है, वो गॉड भी कभी कभी पेपर माशी का होता है, क्योंकि इतने छोटे तुम्बे कभी अवेलेबल ना हो, तो पेपर माशी का छोटा वो तुम्बा बना देते हैं, और वो पीछे वो सितार के ऊपर लगाते हैं छोटा तुम्बा। तो ये बातें जो हैं वो मुकुंद जी से मुझे पता चली, और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां थी कि तानपुरे के लिए। पर वो तानपुरा ध्वनि बहुत अच्छा करता था, और वो तानपुरे मैंने कई बार मुकुंद जी को बजाते हुए देखा है। पंडित जसराज के प्रोग्राम के पीछे बैठ के वो तानपुरे बजाते थे, मतलब तानपुरा बजाते थे, और उसकी क्या ध्वनि है उस तानपुरे की। मुझे मुझे आशा है कि वो तानपुरे अभी उनके पास, उनके घर में रखे होंगे। तो अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि वो आगे अवनद्ध वाद्यों की भी बात करते हैं, अवनद्ध वाद्यों की भी बात करते हैं इसमें, संगीत और संस्कृति में। और वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि उन्होंने अवनद्ध वाद्यों के बारे में क्या बात कही है। पृष्ठ 133 में वो लिखते हैं कि उनका जो चैप्टर है वो ताल पर है, और उसमें ताल और तबला इतिहास के परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन तबला पर इतनी बात नहीं है, अवनद्ध वाद्यों पर बात है। और एक बात जो मेरे को बहुत महत्वपूर्ण लगी, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वो पृष्ठ 132 में कहते हैं कि शारंगदेव की एक और बात ध्यान दिया जा सकता है, जब वे वाद्यों की बात करने लगते हैं तो आरंभ में ही भिन्न वाद्यों के लिए गीत से संबंध की बात करते हैं। कहते हैं कि तत् सुशीर, तत् यानी तंत्री वाद्य, सुशील मतलब बांसुरी जैसे फूंक से बजने वाले वाद्य, अवनद्ध चमड़े से मढ़े तबला मृदंग जैसे वाद्य, और घन झांझ मंजीरा जैसे कांसे या लोहे के वाद्य। इन चार प्रकार के वाद्यों का गीत से अलग अलग प्रकार का संबंध होता है। तत् और सुशीर से गीत उत्पन्न होता है, अवनद्ध से उसका उपरंजन होता है, और घन से उसको मापा जाता है। यहाँ मैं आपके एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि घन वाद्य जिससे कि ताल मापा जाता था, उसका नाम ताल ही था। और वो ऐसे दो, वो थोड़ा बड़ा था। जो मंजीरा आज का हमारा छोटा वाद्य है, उससे वो थोड़ा बड़ा होता था, और ताल वाद्य से ताल दी जाती थी। और मेरे ख्याल से इसीलिए ताल शब्द भी आया होगा, क्योंकि उससे ही ताल दी जाती थी। और जो अवनद्ध वाद्य होते थे, इसे साफ ही जाहिर, आप आगे लिखते हैं मुकुंद जी,
इससे साफ ही जाहिर होता है कि ताल को यथारूप रखने के लिए घन का ही प्रयोग होता था, घन वाद्यों का ही प्रयोग होता था। इससे यह भी बात स्पष्ट होती है कि कंठ या तत् वाद्य से उभरते स्वर बंध के साथ अवनद्ध का भी प्रयोग होता था, पर अवनद्ध का काम ताल रखना नहीं था। अपनी तरह से स्वर से बनते रूप की तासीर या शोभा को बढ़ाना, स्वर का उपरंजन करना, यही उसका काम था। क्योंकि वो पर अवनद्ध के बारे में इतना ही कहा जाए तो बात अधूरी होगी, चाहे शारंगदेव यहाँ यही कहते हों। हम पाते हैं शारंगदेव में ही पाते हैं कि अवनद्ध उपरंजन ही नहीं स्वतंत्र रंजन भी करता था, जैसा कि आज भी तबला या मृदंग के एकल वादन में होता है। तभी अवनद्ध अपने अलग प्रबंध उसके अपने अलग प्रबंध थे, अलग रचना प्रसार था, जहाँ वह गीत स्वर या गीत की संगति करता ही नहीं था, बल्कि अपना एक अपनी कल्पना को भी प्रसार देता था। मैं यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक बात बताना चाहती हूँ कि आज भी हम जब ध्रुपद के साथ ध्रुपद गायक के साथ जब हम पखावज वादक को देखते हैं, तो वो ताल नहीं रखता है पखावज वादक। जैसे ही ध्रुपद गायक शुरू होता है, वैसे ही वो बजाना शुरू कर देता है और ताल रखने के लिए सामने कोई बैठता है, जो हाथ से ताल देता है, या कि श्रोता लोग ताल देते रहते हैं। वो पखावज में वो ताल नहीं दिखाता। ये तो ख्याल और बात के जो ख्याल के अंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे सितार है, सरोद है, उसमें हम जब बंदिश बजाते हैं तो तबला प्लेयर इस ठेका देता रहता है। लेकिन ध्रुपद गायक जो होता है, वो आज भी जब गाने बैठता है या कि उनके जैसे ध्रुपद अंग के बीन जब हम रुद्र वीणा सुनते हैं, तो रुद्र वीणा में जैसे ही वो परण शुरू करते हैं, तो वैसे ही पखावज वादक भी शुरू हो जाता है साथ में। वो ताल नहीं रखता, वो ठेका नहीं रखता, वो मतलब ताल रखता है, सॉरी, ठेका नहीं रखता। वो अपना उसमें रंग भरने लग जाता है। तो और यही बात वो यहाँ कह रहे हैं कि शारंगदेव ने ये कहा है कि उपनद्ध वाद्य जो है वो उपरंजन करता है, और ये चीज आपको कर्नाटक संगीत में मिलेगी। कर्नाटक संगीत में ताल देने के लिए एक अलग व्यक्ति बैठता है। वो जो मृदंग वादक है वो ठेका नहीं देता है। तो ये चीज जो है उसको उपरंजन कहा है, और इसको कितना अच्छी तरह से मुकुंद जी ने यहाँ पर समझाया है कि जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा कि ये बात तो आप लोगों के साथ साझा करने के लिए है कि ये बात जो है वो हमारे संगीत रत्नाकर में मिलती है। इसके बाद वो कहते हैं कि शारंगदेव ने तभी अवनद्ध के अपने अलग प्रबंध थे, अलग रचना प्रसार था। शारंगदेव ने ऐसे कई प्रबंधों का वर्णन निरूपण किया है, जिसमें प्रबंध के अंतर्गत कुछ स्वर प्रबंधों की तरह ही कई भिन्न तालों का प्रवेश भी होता था। गीत प्रबंधों की तरह ही इन प्रबंधों में एक के बाद एक आते क्रम पद अवयवों की संरचना थी। अब यहाँ पर उन्होंने इसके आगे कहा है कि शारंगदेव के 100-125 साल बाद हमें पहली बार तालों के अवनद्ध के बोल बंधे हुए मिलते हैं। अवनद्ध वाद्यों के जो तालों के ठेके थे, उनके बोल बंधे हुए शारंगदेव के 100 साल या 125 साल बाद मिलते हैं, जो सुधा कलश नाम के एक जैन मुनि का ग्रंथ है, संगीतोपनिषद सारोद्धार, जो लगभग 1350 में लिखा गया है, जो सन 1350 में लिखा गया है, और उन्होंने शारंगदेव की तरह कई देशी तालों के नाम गिनाए हैं। नई बात इनमें यह है कि तालों के साथ आज की तरह वो बोल भी दिए गए हैं, जिनसे ये ताल तबले जैसे अवनद्ध पर बजाए जाएं, जिनको कि आज हम ठेका कहते हैं। जब हम ठेका कहते हैं, जब हम 3 ताल का ठेका कहते हैं, तो हमने 16 मात्रा की 3 ताल होती है और उसके ठेका है धा धिन धिन धा, और उसको गिनते हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो ये हमारा जो ये ठेका है। और जब हम तबला और सितार, मान लीजिए जैसे मैंने सितार बजाना शुरू किया, तो तबले पर ये ठेका चलना शुरू हो जाएगा, और जब मैं कुछ तान वगैरह चलूंगी तो वो ठेका जो है वो चलता रहेगा, और
मैं उसको सुनती हूँ या मैं उसको देखती हूँ और उसके साथ मैं अपना तारतम्य बिठा के चलती हूँ। और जब जब तबला प्लेयर अपना कुछ काम करेगा, तब हम उसको 16 मात्रा दिखाएंगे। ये लेटर डेवलपमेंट है, ये बाद का डेवलपमेंट है। ये हमारा जो पहले का जो हमारा संगीत था, उसमें ऐसा नहीं मिलता। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस ग्रंथ अपनी इस पुस्तक में लिखी है। और देशी और मार्गी ताल और ये सब तो खैर उन्होंने बताया ही है। एक एक और इसी पुस्तक से एक और उदाहरण देके फिर मैं अपने आगे अपने पर्सनल जो बातें हैं एक दो और बताऊंगी, जो कि मेरी मुकुंद जी के साथ यादें हैं। मुकुंद जी मेरे को शिष्यवत ही देखते थे और उसी तरह से वो मुझे प्रोत्साहित करते थे कार्य करने के लिए। अब मैं आपको इसी पुस्तक के 152वें पेज पृष्ठ पर ले जाना चाहती हूँ। 152वें पृष्ठ में आपने जो तानपुरे की चर्चा पीछे छोड़ी है, वो यहाँ पर उसको आगे बढ़ाया है। मैं उसको थोड़ा पढ़ने के बाद आपको फिर एक दूसरी बहुत विशेष बात जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके ये जो चर्चा है, इसके पहले ये सारंगी के बारे में भी बात करते हैं। और इस विषय पर चर्चा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से की है कि आजकल के गवैये सारंगी को संगत वाद्य की तरह से क्यों नहीं प्रयोग करना चाहते हैं, वो उसके बजाय हारमोनियम को क्यों लेना चाहते हैं। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं इस पर चर्चा करूंगी, पर मैं इससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात है, उस पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। ये भी इन्होंने जो चर्चा की है बहुत अच्छी की है कि क्यों सारंगी पिछड़ गया संगत वाद्य होने से और हारमोनियम आगे आ गया है। और उस पर बहुत अच्छा विमर्श उन्होंने किया है। अब मैं तानपुरा पर दोबारा आना चाहती हूँ। एक वाद्य है जिसके साथ के बिना आज हमारा गाना बजाना सचमुच सूना अधूरा सा रह जाता है। गाने की तो उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस वाद्य का नाम है मेरा इशारा तानपुरे की ओर है। गाने में आज संगति का प्रधान वाद्य वही है। मैं समझता हूँ कि तानपुरे के इतिहास के साथ ही सारंगी जैसे वाद्यों की संगति के प्रति उदासीनता का इतिहास भी जुड़ा है। गाने में आज की प्रवृत्तियों को समझने के लिए इधर ध्यान देना जरूरी है। आज हमारे गाने बजाने पर, विशेषकर गाने पर तानपुरा इतना छाया रहता है। ये एक मिनट, तानपुरे की ये बात तो मैं पढ़ चुकी हूँ, सॉरी। मैं आगे आ, आ, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने शिल्प के आधार पर जो तानपुरे का कार्य किया है और जो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था, उस पर उन्होंने विस्तार से इस पुस्तक में लिखा है। अपने एक अनुभव से मैं बताता हूँ कि मैंने शिल्प के आधार पर संगीत के इतिहास में थोड़ा काम किया है। काम पूरा नहीं किया था, बीच में ही छूट गया था, इसलिए उसे प्रकाशित करने की भी कोई चेष्टा नहीं की, पर उसकी कुछ चर्चा करता हूँ। इस चर्चा से मैं समझता हूँ संगीत के इतिहास में शिल्प की भूमिका का एक जीवंत सा उदाहरण आगे आ सकता है। मेरे मन में प्रश्न रहा है कि तानपुरे का इतिहास क्या है, जिसकी की थोड़ी चर्चा मैंने पहले की और उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया, उसी को उन्होंने आगे लिखा है। आज तानपुरा हमारे लिए ऐसा साज है कि उसके बिना हम गाना बजाना नहीं सोच सकते, पर इसका इतिहास अंधेरे में है। संगीत ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं। संगीतकारों से पूछिए तो वो तानपुरे को नारद के समय से चला आता है ये बता देते हैं, पर संगीत के विद्यार्थियों को और जो शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उनको ये बात मालूम है कि ये बहुत पुराना साज नहीं है। ये बात और है कि आज ये हमारे लिए ऐसी बड़ी चीज बन गई है कि इसके बिना संगीत अधूरा है, जैसे चित्र में पट होता है। तानपुरे का तानपुरा स्वर योजनाएं नहीं साधता, स्वरों की भित्ति के रूप में काम करता है। इतना तो स्पष्ट है कि पुराने शिल्प में तानपुरे जैसा कोई साज दिखाई नहीं देता। स्पष्ट ही ये बात में आया है।
तो पहले ये सवाल उठाया जा सकता है कि जो सहज ही उठता दिखता है कि तानपुरे से पहले वो कौन सा साज था जो सुर देने का काम करता था। अब यहाँ पर इन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि तानपुरे से पहले वो साज कौन सा था जो कि सुर देने का काम करता था। यहाँ पर मैं एक आपके साथ एक बात साझा करना चाहती हूँ, जो समझने की बात है कि आज जब हम कोई भी कार्यक्रम देने के लिए ग्रीन रूम में बैठते हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम होने वाला है और हम ग्रीन रूम में बैठे हैं, गायकों की बात कर रही हूँ। तो गायक के साथ में उनके विद्यार्थी वगैरह हैं और वो तानपुरे मिला रहे हैं। तो जैसे ही तानपुरे वगैरह खोल से बाहर निकालते हैं, वो वहाँ जो हारमोनियम वादक बैठा होता है उससे कहते हैं कि स्वर दो। तो हारमोनियम वादक जो गायक का स्वर होता है, पहला काला या दूसरा काला या पहला सफेद या जो भी स्वर है, वो पट्टी दबाता है और इस प्रकार से एक सुर निश्चित होता है, जिसके आधार पर तानपुरा मिलाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो सुर जो कि आज हारमोनियम दे रहा है, उसके पहले कौन देता था? कौन-सा वाद्य देता था? किससे तानपुरा मिलाया जा रहा है? चलो तानपुरा तो था नहीं, लेकिन कोई वाद्य तो होगा जिससे कि कोई संगत करने वाले वाद्य मिलाए जाते थे। जैसे कि वीणा है, पहले कहते थे वीणा से संगत होती थी। तो और साथ में पखावज साथ में मृदंगम बजता था या मृदंग बजता था। तो मृदंग और वीणा तो एक सुर में होते होंगे, दोनों का और फिर गायक का स्वर मिलाया जाता होगा। तो कौन-सा स्वर मुख्य होता था जिससे कि ये सब मिलाए जाते थे? इस पर वो आगे बात करते हैं। ये बात जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं और अलग-अलग लोगों ने विचार किया है। मैंने भी सोचा था, पर आज जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि मैंने ठीक ही सोचा था और ये बात यहाँ पर विस्तार से आई है। मैं इसको आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। इतना तो स्पष्ट है कि पुराने शिल्प में तानपुरे से पहले कौन-सा साज था जो सुर देने का काम करता था? क्या ऐसा कोई साज था? पुराने शिल्प में ऐसे दृश्य बहुत मिले हैं जिसमें कुछ लोग वाद्य बजा रहे हैं या गाना गा रहे हैं। मुझे इस संदर्भ में जिस पहली समस्या का सामना करना पड़ा, वह ये था कि अगर 5 लोग बैठे गा रहे हैं, तो उनमें गा कौन रहा है? देखती बात समझ में नहीं आ जाती, इंगित ढूँढने पड़ते हैं। जब कुछ मात्रा में चित्र देखे तो धीरे-धीरे कुछ स्थानों पर गाने वाला अपनी मुद्रा के कारण पहचान में आने लगा। अक्सर उसके कान पर हाथ होता था, अब भी ये मुद्रा चलती है। यह भी सामने आया कि गाने बजाने वालों के साथ एक बांसुरी वाला होता था। गाने के साथ बांसुरी बहुत चलती थी। लगता है स्थान देने के लिए आज जो काम तानपुरा करता है, शास्त्रों में भी उसके निर्देश मिल जाते हैं। बांसुरी के तान दायित्व की चर्चा आई है और भी पुराना शिल्प देखें तो गाने के साथ गाने वाला सप्ततंत्री वीणा बजाता था, पर उसके बारे में इतना मालूम नहीं है। इसके निर्देश बांसुरी के सप्ततंत्री वीणा बजाता था, जैसे आजकल कोई लोग सुरमंडल बजाते हैं और जो सप्ततंत्री से मेल खाता है। लगता है सप्ततंत्री को सुर देने के काम में लेते थे। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के पर उसके चित्र को देखिए, जहाँ वो गोद में सप्ततंत्री बजाता दिखाई देता है। कुछ ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वो सप्ततंत्री सुर देता हुआ गा रहा है। गुप्तकालीन और कुछ ही परवर्ती साहित्य देखेंगे तो पाएंगे कि सप्ततंत्री के साथ गाने का चलन काफी प्रचलित था। पर हमारे लिए प्रश्न ये उठता है कि सप्ततंत्री सुर कैसे देती थी? आधार श्रुति को कैसे कायम करते थे? संगीत शास्त्रों से इतना तो स्पष्ट है कि उस समय आधार श्रुति की आज जैसी कल्पना थी ही नहीं। पर फिर भी कुतूहल रहता है कि सप्ततंत्री गायन का साथ कैसे देती थी? क्या उसे वैसे ही बजाया जाता था जैसे हारमोनियम या केवल सुरमंडल बजाते हुए कुछ लोग गाते हैं? इस समस्या में हम नहीं जाएंगे, पर इतना तो दिख ही जाता है कि तानपुरे के गूंजते भित्ति रूप साथ में और सप्ततंत्री के एक-एक स्वर को हारमोनियम की तरफ अलग रखते साथ में जो अंतर है, वो आज के और तब के संगीत के प्रवाह भेद और स्वरों के लगाव और परस्पर संबंध को प्रतिबिंबित करता है। बाद के शिल्प में गाने या बजाने वालों के साथ बांसुरी का साथ मिलता है, इसके बहुत नमूने मिल जाते हैं। तो और विस्तार से बहुत कुछ लिखा है, पर मैं इसमें अब और आगे नहीं जाऊंगी। जो उन्होंने अंत में
अपनी चर्चा की है। यहाँ पर उन्होंने किसी एक सेमिनार का पूरा उद्धरण दे दिया है, जिसमें कि प्रेमलता शर्मा जी भी हैं, और उन्होंने चर्चा करके हेडिंग दिया है और फिर लिखा है कि डॉक्टर रामनाथन क्या कहते हैं, फिर अपना उत्तर दिया है कि उत्तर, तो मैं वो थोड़ा सा आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। और फिर अंत में तो जो उन्होंने जो बातचीत की है उसमें तानपुरे की और बांसुरी की दोनों की चर्चा साथ साथ हुई है। तो दो तीन एक दो मिनट लगेगा, पर मैं पढ़ देती हूँ कि डॉक्टर रामनाथन कहते हैं कि शास्त्र ग्रंथों में भी जिस गीत की चर्चा मिलती है उसके विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि उस समय उसका प्रसार था ही। जैसे अ, शिल्प शिल्प की चर्चा हो रही है कि शिल्पों में जो तानपुरा या बांसुरी बताई गई है उसको कितना हम प्रामाणिक माने। तो उसको आगे जो कहते हैं कि डॉक्टर चौबे कहते हैं कि आपने अभी यह कहा कि शायद तंबूरे के प्रचलन के पूर्व बांसुरी से आधार स्वर का काम लिया जाता होगा। मुझे लगता है कि बांसुरी यद्यपि फूंक के द्वारा आधार स्वर प्रदान कर सकती है, लेकिन निरंतर देर तक आधार स्वर प्रदान करना यह बांसुरी का काम नहीं रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि वीणा और बांसुरी के ये भी वाद्य ऐसे थे जो संगति प्रदान करते थे गायक को। मैंने ऐसा भी सुना है कि पुराने गायक जब यहाँ जलसे के लिए जाते थे तो उनके पीछे शिष्य केवल षड्ज स्वर का आधार देते थे। ये डॉक्टर चौबे कह रहे हैं। जो वक्ता है, मतलब जो स्वयं है, उन्होंने स्पष्टीकरण कहा है। आपने कहा कि बांसुरी की फूंक में रुकावट आती है, यह ठीक है, पर हो सकता है दो रखते हो। शिल्प में एक ही दिखाई जाती है, पर यह शिल्प धर्म हो सकता है। ये शिल्प जो करता है उसका उसकी कमी हो सकती है। गवैये के साथ भी तो जैसा आपने कहा कि एक से ज्यादा शिष्य सुर देते थे। देखिए, मूल समस्या यह है कि हमको झूठ-फूटे में से ही रास्ता बनाना है। जो साक्ष्य जिस रूप में मिलते हैं उन्हीं के आधार पर अपनी पकड़ बनानी है। बांसुरी का स्थान देना या तान प्रदायित्व, ये विवरण शास्त्र में है। साथ ही हमें शिल्प के ऐसे प्रसंग दिख जाते हैं जिसमें कि एक प्रधान वादक है या एक प्रधान गायक है, उसके साथ बांसुरी वाला है। उससे हम अनुमान लगाते हैं कि बांसुरी सुर दे रही होगी। फूंक देने का सही उपाय हो तो बांसुरी भी लंबी फूंक दे सकती है। शहनाई पर साह देने वाला लंबा खींचता है, पर हाँ, दूसरे भी उपयुक्त अनुमान तो लगा ही सकते हैं। यहाँ पर फिर काफी बड़ी चर्चा है और फिर उसके बाद में प्रेमलता जी का वक्तव्य है। प्रेमलता जी ने तंबूर के तानपुरे के बारे में चर्चा करते समय ये लिखा है, बताया है कि पारिजात में, संगीत पारिजात में निबद्ध और अनिबद्ध दो प्रकार के तंबूर बताए गए हैं, और जो अनिबद्ध है उसको वर्तमान तंबूरे का कुछ पूर्व रूप मान सकते हैं। संगीत पारिजात में जिसमें इसका उल्लेख मिलता है 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है, ऐसा वो कहती हैं प्रेमलता जी। पारिजात ने यह जरूर लिखा है कि निबद्ध और अनिबद्ध तंबूर हैं। निबद्ध में उसने गद के पद्य भी दिए हैं, जैसे पहले होते थे, अभी भी गद बांध के पद्य बना लेते हैं। यह निबद्ध तंबूरे की बात है, जिसको कि सितार कहा था। सितार का पूर्वज पूरा प्रायर पूर्व प्रकार कहा है। पंडित लालमणि मिश्रा ने भी इसको पूर्व प्रकार माना है, निबद्ध तंबूर को। तो प्रेमलता जी कहती हैं, तो बड़ी अच्छी चर्चा भाई मुकुंद जी ने चलाई, यहाँ हम सबको लाभ हुआ। एक तो पहली बात जिधर उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया वो यह है कि कोई भी अंकन हम देखें तो पहले जानने की कोशिश करें ये किस परिस्थिति का है, किस संदर्भ में, प्रसंग में संगीत हो रहा है। आमतौर पर हम ऐसा नहीं करते। वाद्य देखा कि झपट पड़े कि शायद यह अमुक वाद्य है। जैसा मैंने कल भी कहा था कि निष्कर्षों पर पहुंचने की जल्दी हम लोगों को बहुत होती है। जल्दी से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो बात आपने तान प्रदायी के बारे में कही, वर्षों से मैं अपनी कक्षा में ये बात करती थी। मुझे लगता था कि बांसुरी स्वर देती थी। कालिदास ने कुमार संभव में हिमालय के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि हिमालय जो है वो सुर देता हुआ किन्नरों का तान प्रदायी होना चाहिए, चाहता है। तो यहाँ तान प्रदायी शब्द संगीत रत्नाकर में मिला।
तो फिर मैंने दोनों को जोड़ा। दोनों को जोड़कर मुझे लगा कि जरूर सुर देने की बात है, और दोनों जगह दो तरह के पाठ हैं, तान प्रदायित्व भी है और स्थान प्रदायित्व भी है। यही दो पाठ कालिदास में है, यही दो पाठ संगीत रत्नाकर में भी हैं। इसी से मैं अपने निष्कर्ष पर पहुंची थी, लेकिन फिर भी अब उसको कोई भी नहीं, उसको मतलब ये अनुमान था, एक अनुमान जरूर बड़ा प्रबल अनुमान है कि वंश जो है स्थान देने के काम आता था, लेकिन वंश एकमात्र वही काम क्यों करने की बाध्य होगा। पर एक बात ये भी है कि दो वांशिक रहते हों, जैसा आज शहनाई में होता है कि एक आदमी पौ देने का काम करता है, एक स्थायी पीछे से आवाज ऐसे चलती रहती है, और उसकी उस व्यक्ति को जो पीछे से स्वर देने का काम करता है, उसको सर्कुलर ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, वो जिसको कि नक सांसी कहते हैं। हमारे राजस्थान में अभी भी जो वाद्य बजाने वाले, जो सुशील वाद्य बजाने वाले कलाकार हैं, वो नक्सासी से ही वाद्य बजाते हैं, मतलब सर्कुलर ब्रीदिंग से ही बजाते हैं, और वो घंटों वो स्वर दे सकते हैं। उनको वो नाक से सांस लेते हैं और मुंह से बजाते रहते हैं। जैसा कि आजकल शंकर महादेवन इतना लंबा गा लेते हैं, वो भी एक सर्कुलर ब्रीदिंग की वजह से ही होता है। तो उसकी बात प्रेमलता जी करती हैं, और उन्होंने इसका जो श्रेय है वो मुकुंद जी को कहा कि मुकुंद जी ने इतनी बात सोची और इतनी इतनी अच्छी चर्चा हमारे सामने रखी, तो वो निष्कर्ष रूप में बता रही हैं कि वृंद का ये लक्षण है कि उसमें 2-3 वांशिक हुआ करते होंगे, और मुख्य वांशिक जो है वो धुन प्रदान करता होगा, और जो बाकी वांशिक हैं वो स्वर प्रदान करते होंगे, और जैसा कि आज शहनाई में होता है, और ये दूसरे वृंदों में भी ये इस प्रकार की व्यवस्था रहती होगी। ग्रंथ साक्ष्य की ओर आपका ध्यान दिलाती हूँ। संगीत रत्नाकर में जहाँ वृंद की बात कहा गई है, वहाँ किसी वीणा का नाम नहीं है। इतने गायक हैं, इतनी गायिकाएं हैं, और 2 वांशिक हैं, कोई वीणा नहीं है, किसी वीणा का नाम नहीं है, यानी सप्ततंत्री, द्वितंत्री, एक तंत्री, कोई भी वीणा नहीं है, केवल वांशिक, मार्दंगिक और गायक हैं। यह भी एक प्रमाण है। तब मुकुंद जी कहते हैं, ऐसे फलक मिलते हैं जिसमें गायक के साथ केवल वांशिक और मार्दंगिक ही हैं, मर्दंग बजाने वाले ही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वृंद का यह लक्षण है, किया है संगीत रत्नाकर में। वृंद में वीणा की बात नहीं करता ग्रंथ, पर वंश की बात करता है। फिर भी बात अनुमान की ही है, लेकिन हम शिल्प का भी आधार इतना साक्ष्य मिले तो कम से कम मुझे लगता है कि हम 75% गुंजाइश है कि वंश से स्थान देने की प्रबल परंपरा थी, और प्रवृत्तियां भी रही होंगी। बहुत सी चीजें एक साथ चलती ही रहती हैं। आज तानपुरा है, हारमोनियम है, लेकिन तानपुरा लेकिन जब कोई चित्र बनाएगा तो वो हारमोनियम का चित्र तो नहीं बनाएगा, अंकन नहीं करेगा। तो फिर ये चर्चा आगे चलती है, और फिर वो जैसा मुकुंद जी ने कहा, शिल्प में जो अंकन है उसकी किसी तरह की पुष्टि साहित्य से या संगीत शास्त्र से या किसी साक्ष्य से हो तो ही कुछ बात जमती है। कई साक्ष्य एक साथ जुट जाए तो पुष्टि भी प्रबलतर हो जाती है। यही बात हम कल से कर रहे हैं और हमारे विद्यार्थियों से भी करते रहते हैं। भाई मुकुंद ने बहुत प्रांजल रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने बहुत सी समस्याओं को रखा है, और उसका आज हमने कुछ निराकरण भी कर लिया है। तो मुकुंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी परिचर्चा इन्होंने इस पुस्तक में दी है। इसका कारण यही है कि ये कोई सेमिनार की चर्चा है, जिसमें कि ये जो विद्वान थे इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि जो प्राचीन काल में स्वर देने का काम बांसुरी किया करती होगी, और इसको बहुत साक्ष्यों से, न सिर्फ ग्रंथों के साक्ष्यों से बल्कि शिल्पों के साक्ष्यों से मुकुंद जी ने किया। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रही थी। मैं अर्पण जी से पूछना चाहती हूँ कि अर्पण जी आगे कुछ मिनट मुझे और देंगे, या मैं यहाँ पर ही समाप्त कर दूं? नहीं, अर्पण जी बताएं। आप समय लें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाँ, लोग 5-7 जुड़े मिनट हुए और हैं लेके, और हाँ, महत्वपूर्ण 5-7 चर्चा मिनट हो रही लेके है। अपना काम खत्म करती हूँ, जी जी जी, बात नहीं, खत्म आराम करती से हूँ। आराम से बात जी करें। जी 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 जी।
तो ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी तक जो भी चर्चा हो रही थी उसमें वाद्यों पर उनका जो विमर्श था उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई थी। तो ये इसलिए मैंने ये सारी बातें और इस पुस्तक से भी मैंने साक्ष्य रखे आपके सामने कि उन्होंने वाद्यों पर भी बहुत गहन अध्ययन किया था। सन 2000 में संगीत नाटक अकेडमी ने मतंग के ग्रंथ बृहददेशी की रूपक से पूरे देश में एक बृहददेशी फेस्टिवल करने की योजना बनाई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि उसका नाम बृहददेशी फेस्टिवल रखा जाएगा और अलग-अलग जोन में जाकर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। जो जोन्स होते हैं और उसमें वेस्टर्न जोन जिसमें कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा का समावेश है, वहां से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और उस वेस्टर्न जोन के कार्यक्रम में मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो हम लोग पूना में ये प्रोग्राम हुआ था, 2000 की बात है, और वहां पर मुकुंद जी और कोमल कोठारी जी और भास्कर चंदावरकर जी, ये सब लोग वहां पर इस एक्चुअली वो पूरे फेस्टिवल से ही जुड़े हुए थे। बृहददेशी फेस्टिवल से मैं भी जुड़ी थी और दीप्ति जी भी जुड़ी हुई थी। दीप्ति जी अभी यहाँ हैं, उनको याद होगा। तो हम इन फेस्टिवल में हम जाते थे और 2008 तक ये फेस्टिवल चले। तो वहां पर हमें इन वक्ताओं को बार-बार सुनने का मौका मिला। तो 2000 में जब पहली बार वेस्टर्न जोन, कल्चरल जोन का बृहददेशी फेस्टिवल हुआ, तो वहां पर जो की नोट लेक्चर था वो मुकुंद जी ने दिया और बृहददेशी पर चर्चा प्रारंभ की। बृहददेशी की चर्चा शुरू करते समय उन्होंने पहले बृहददेशी के बारे में बताया कि बृहददेशी में मार्गी और देशी का जो एक विवरण दिया गया है उसको बताया और फिर उन्होंने भाषा के आधार पर ये समझाने की कोशिश की कि मार्ग क्या है, मार्गी क्या है और देशी क्या है। तो जैसे भाषा में यदि हम व्याकरण की बात करते हैं, वैसे उन्होंने संगीत के जो नियम है उनके बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि जब हम मार्गी संगीत देखते हैं तो उनमें जो नियम, कायदे, कानून हैं वो व्याकरण के जैसे हैं और बाद में जो देसी है वो अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग तरह से मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार गाते हैं, पर जब वो देशी प्रकार, संगीत के वो देशी प्रकार बाद में जाके वो जब उसके व्याकरण में जाने लग जाते हैं, तो धीरे-धीरे वो भी मार्गी की राह में आते हैं। मतलब मार्गी की राह में नहीं आते, पर वो देशी जो संगीत के जो प्रकार हैं, जो विधाएं हैं, वो भी थोड़े-थोड़े अपने नियम और कायदे बना के थोड़े व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस बात को समझाते हुए उन्होंने जो रूपक लिया वो इतना सुंदर था कि मैं आपको बताती हूँ तो आपको भी आनंद आएगा। उन्होंने कहा कि देसी संगीत को उन्होंने जिस तरह से उसका विवरण दिया है वो ऐसे दिया है कि उन्होंने कहा कि आइए हम एक खेल खेलते हैं। खेल तो सभी लोग खेलते हैं और कोई मुश्किल नहीं है उसमें। खेल खेलते हैं, लेकिन कोई भी खेल बिना नियम के नहीं होता। ये बात सबसे ज्यादा समझने की है कि चाहे वो खेल आप एलिमेंट्री लेवल पर खेल रहे हैं, बिल्कुल एक बच्चों के लेवल पर खेल रहे हैं, बड़ों के लेवल पर खेल रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, या जहां पर भी किसी भी लेवल पर खेल रहे हैं, वहां पर उसके नियम होते हैं। कुछ ना कुछ नियम तो जरूर होते हैं और उसी के आधार पर वो खेल खेला जाता है। तो अब आप देखिए कि उन्होंने देशी संगीत को भी किस प्रकार से मतलब उसको व्याख्यायित किया, उसका एक्सप्लेनेशन कितना सुंदर था उनका
कि हम तो उनकी इस एक्सप्लेनेशन के साथ ही मुग्ध हो गए, और हम फिर उसके बाद में जो उन्होंने क्लिष्ट बातें बताई वो भी हम सुनते चले गए और उसका भी आनंद हम लेते चले गए। तो ये उनका समझाने का एक तरीका था कि किस प्रकार से वो सामने वाले को पहले अपने उसके धरातल पर समझाते थे और फिर उसको फिर आगे आगे ले जाते थे, जहां पर फिर वो अपनी बात समझाते थे। तो ये उनका कहने का तरीका था। तो इसके आधार पर जब उन्होंने ये रहतेशी का कार्यक्रम के रहतेशी के व्याख्यान किया, उसके बाद में जब मैं राजस्थान के वाद्यों पर काम करने लगी, तब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जिनको हम लोक कलाकार कहते हैं या लोक संगीत कहते हैं, उनका भी अपना एक शास्त्र है। हम लोक कलाकारों को कहते हैं कि ये लोक कलाकार हैं और हम शास्त्रीय संगीतकार हैं, ये लोक लोक संगीत है, ये शास्त्रीय संगीत है। तो क्या उनका शास्त्र नहीं है? ये समस्या तब मेरे दिमाग में पैदा हुई जब मैंने उनका वृहददेशी पर ये वक्तव्य सुना, और ना सिर्फ एक बार सुना, बल्कि जिस जिस जोन के सेंटर में वो जाते रहे, वहां वहां वो वृहददेशी के ऊपर बोलते रहे। और मैंने कम से कम नहीं तो 6 या 7 इसके प्रोग्राम हुए, जिसमें से मैं शायद 4 या 5 में मैंने अटेंड किया। और हर जगह उनके ये विचार सुनते 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 तब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि हम जिन्हें लोक संगीतकार कहते हैं या लोक लोक संगीत कहते हैं, और हम ये सोच के बहुत खुश होते हैं कि हम शास्त्रीय संगीतकार हैं, हमारा शास्त्र है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमारा जो ये गर्व है ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोक संगीत का भी शास्त्र है। हाँ, वो लिखा हुआ शायद नहीं, वो लिखा हुआ नहीं है। अगर हम आज लिखने लगे, आज अगर मैं राजस्थान के संगीतकारों पर लिखने लगूं तो बताऊंगी कि ये किस प्रकार से अपना गायन करते हैं और किस प्रकार से बढ़त करते हैं, किस प्रकार से वो शिक्षा देते हैं, और किस प्रकार से वो संगीत पिछले 600 700 800 वर्षों से या उससे भी पहले से अभी भी चला आ रहा है और विद्यमान है और आगे भी रहेगा। ये बात मेरे को सिर्फ मुकुंद जी के वृहददेशी के उस लेक्चर से ही समझ में आई। और यही बात मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि चाहे खेल कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका एक नियम होता है। और ये बात उन्होंने मुझे समझाई कि चाहे संगीत किसी भी स्तर का हो, पर उसका एक नियम जरूर होता है। अब फिल्म संगीत का भी एक शास्त्र है। अगर हम फिल्म संगीत की बात करें तो वो भी एक शास्त्र है। तो आज हम जो शास्त्रीय संगीत कहते हैं, वो एक्चुअली शास्त्रीय संगीत नहीं कहा जाना चाहिए। हम आज उसको अब मैं उसको रागदारी संगीत कहने लगी हूँ, और शायद आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि रागदारी संगीत कहते हैं तो फिर भी जस्टिफाइड है। हालांकि लंगा मांगणियार लोगों के पास भी रागे हैं, वो भी रागे ही गाते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो वृहददेशी और देशी संगीत को सुनने से समझने से आई कि जो बातें ज्यादा एक्सपोज जिनको एक्सपोजर मिल गया वो ज्यादा आगे चले गई, और जिन जिन जिस प्रकार के संगीत को ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला वो प्रांतीय रह गए। लेकिन वो किसी भी तरह से शास्त्रीय संगीत से कम नहीं है। उनका भी अपना एक पूरा एक शास्त्र है और एक स्थायी जगह है। तो ये वृहददेशी फेस्टिवल और उससे बहुत ज्यादा मुझे इस बात से फायदा हुआ, इस बात से बात हुई। अब मैं एक दो बात अपने एक्सपीरियंसेस सर के साथ बता के और फिर अब समाप्त करूंगी कि वृहददेशी फेस्टिवल के मतलब 2008 तक वो फेस्टिवल चला। तो उस समय 2002 से मैं लगातार लिखने लगी। हुआ ये कि 2002 में मैंने कुछ लिखा, और 2002 की एक एग्जीबिशन की भी मैं कोऑर्डिनेटर थी संगीत नाटक एकेडमी की। तो उसकी मैंने कुछ रिपोर्ट लिखी, और मुझे किसी ने कहा कि रंग प्रसंग एनएसडी की पत्रिका है, उसमें ये छप सकती है, आप वहां जाके कांटेक्ट कर लीजिए। तो मैं जब रंग प्रसंग के
ऑफिस में पहुंची एनएसडी में, तो वहां मेरी मुलाकात प्रयाग शुक्ल जी से हुई और उनको मैंने वो अपना जो एग्जीबिशन के ऊपर जो मैंने लिखा था, एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो मैंने उनको दी। तो उन्होंने उसको पढ़ा और उसको छाप दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि आप लिखिए सुनीरा जी हमारे लिए। तो मैंने उनको कहा कि मेरा तो विषय वाद्य है, मैं वाद्यों पर ही लिखूंगी। तो वो कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप वाद्यों पर लिखिए। और फिर प्रयाग जी ने क्या किया कि अपने रंग प्रसंग के अंदर एक वाद्य संसार करके एक स्थायी स्तंभ ही शुरू कर दिया, जिसमें मेरे लेख छपने लगे। और उस स्थायी स्तंभ के लिए मैं लिखने लगी। और अगर मैं समय पर नहीं लिखती थी तो फिर प्रयाग जी का फोन आता था कि सुनीरा जी लिखिए, क्योंकि आप जब तक स्थायी स्तंभ के लिए लेख नहीं भेजेंगी तब तक हम कैसे इस पत्रिका को छापेंगे। तो मुझे कभी कभी हंसी आती थी कि प्रयाग जी कैसी बात करते हैं, लेकिन खैर मैं लिखने लगी। और क्योंकि वाद्यों के ऊपर सोच विचार चलता रहता था, तो उस समय मैंने काफी लोक वाद्यों पर लिखा। मैंने ढोलक पर लिखा, मैंने एकतारे पर लिखा, मैंने नगाड़े पर लिखा, मैंने घड़े 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 पर लिखा, जो कि हमारे लोक में प्रचलित हैं। और कर्नाटक संगीत के शास्त्रीय संगीत में घटम प्रचलित है। अब घड़ा जैसा वाद्य आपको हर जगह मिल जाएगा। आपको राजस्थान में मिल जाएगा, हरियाणा में तो जो नौटंकी है उसमें घड़ा ही बजता है, मटका बोलते हैं वो उसको। और जो मटकी होती है उसको कंकड़ से बजाते हैं। पंजाब में मिल जाएगा आपको। आपको कश्मीर के उसमें कश्मीर के फोक में मिल जाएगा। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वहां पर एक मेटल का घड़ा होता है जिसको कि बजाते हैं, उसका नाम मैं भूल रही हूँ। गोवा में घूमट करके हो जाता है। तो ऐसा करके घड़े जैसा वाद्य पूरे देश में है, तो मैंने घड़े पर लिख दिया। ऐसे ही मैंने जब जब मैंने इस पर काम किया ढोलक पे, तो ढोलक बनाने वाले मुझे जब अपने रिसर्च करने लगी तो मुझे पता चला कि यूपी में एक जगह है अमरोहा, जहां पर बड़ी तादाद में ढोलक बनते हैं। और बाद में पता चला कि ना सिर्फ ढोलक बल्कि ये जो बाइफेशियल ड्रम्स हैं वो सारे के सारे अमरोहा से आते हैं, बनते हैं और फिर पूरे देश में ये जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो मेरे को पता चलने लगी और मैंने लिखा। तो काफी मैं लिखती रही, काफी लिखती रही, क्योंकि हर 3 महीने में रंग प्रसंग निकलता था और मैं उसमें लिखती थी। बाद में फिर प्रयाग जी संगना के एडिटर हो गए, संगीत नाटक एकेडमी की मैगजीन की, तो मैं फिर उसमें लिखने लगी। तो एक वृहदेशी फेस्टिवल में मेरे ख्याल से 2007 में कोई फेस्टिवल शायद नॉर्थ ईस्ट में हुआ था या कहाँ, मैं भूल रही हूँ, शायद कलकत्ता में हुआ था। तो वहां पर मुकुंद जी भी आए हुए थे। अब वो एक्चुअली वो वृहदेशी फेस्टिवल में हम सब लोग एक ही होटल में ठहरते थे, लेकिन हमारा आपस में इंटरेक्शन बहुत कम होता था, क्योंकि सवेरे से सेमिनार होते थे और शाम को प्रोग्राम होते थे। तो वहां पर चाय और खाने के समय ही हम लोग आपस में बात कर सकते थे। तो चाय पी रहे थे तो मैं मुकुंद जी के पास गई, मैंने प्रणाम किया। तो वो बोले कि हाँ खूब लिख रही हो आजकल। तो मैंने उनकी तरफ देखा, बोले हाँ मैं पढ़ता हूँ तुम्हारा लिखा हुआ, सब पढ़ता हूँ तुम जो लिखती हो, और बल्कि मुझे तुम्हारे लिखे हुए का इंतजार रहता है। और मैं सच पूछूं तो मैं ये पत्रिकाएं देखता ही तुम्हारे लिखे हुए के हूँ लिए हूँ। तुम्हारे वाद्यों का जो लेख रहता है उसके लिए मैं उसके लिए मुझे इंतजार रहता है, और उन्हीं की वजह से मैं इन पत्रिकाओं को देखता हूँ। तो मैं एकदम दंग रह गई। मैंने कहा सर आप इतना इतना पढ़ते हैं, मेरे मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मुझको प्रोत्साहित करने के लिए बातें कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सुनीरा, मुझे मालूम है कि ये सब बिल्कुल तुम ताजा लिख रही हो और इसके पीछे कितनी गहरी तुम्हारी रिसर्च है। तो मैं इस बात से आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहती हूँ कि वो अ, कितना प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति थे, सामने वाले को कितना प्रोत्साहित करते थे। और उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला मुझे कि मैं तुम्हारे लेख पढ़ता हूँ और मुझे इंतजार रहता है, तो मुझे कितनी खुशी मिली।
और बात के, आप यकीन मानिए कि बात के जब भी मैं लेख लिखने लगती थी तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि मैं इसे अच्छा लिखूं क्योंकि इसे मुकुंद जी पढ़ेंगे। आप सोचिए कि सिर्फ उनका ये 2 मिनट का वक्तव्य मेरे मन में कितना बड़ा एक प्रोत्साहन एक डाल गया, और मैंने अपने काम में और भी ज्यादा क्या कहना चाहिए, जागरूकता, या कि उसके अंदर और भी ज्यादा मैं शोध करूं, ये भाव जगा दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये मुकुंद जी के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। मुकुंद जी ने एक बार हमें जयपुर बुलाया था, मुझे और व्यास साहब को, पंडित विद्याधर व्यास जी को, और प्रसंग था कि गोविंद देव जी का जो मंदिर है जयपुर में, उसका आनंद उत्सव था। और आनंद उत्सव में उन्होंने एक मतलब काफी दिन के प्रोग्राम्स थे, उसमें एक परिचर्चा भी रखी थी कि राजस्थान का संगीत को योगदान क्या रहा। तो राजस्थान के संगीत के योगदान पर तो मुकुंद जी ने चर्चा की, और मुझे बुलाया कि आप इस वाद्यों का, जो राजस्थान वाद्यों के तरफ, वाद्य संगीत की तरफ जो राजस्थान का योगदान है, उस पर आप चर्चा करें। तो मैंने उस वहां पर रुद्र वीणा, जो असद अली खान साहब का पूरा एक वंश परंपरा है, और उनकी जो वीणा है, क्योंकि वो अपने आप को जयपुर परंपरा कहते थे, तो उसके बारे में, और फिर राजस्थान की जो पखावज परंपरा है नाथ द्वारा की, उसके ऊपर चर्चा की। और जयपुर का जो सितार का जो परंपरा है, जयपुर का जो सितार बाज है, उस पर मैंने चर्चा की, और उनके छोटे छोटे एक्सेप्ट्स वहां पर मैंने सुनाए। व्यास साहब ने राजस्थानी भाषा की जितनी भी बंदिशें होती हैं, काफी सारी बंदिशें वहां प्रस्तुत की। और एक बहुत ही विशिष्ट बात हो रही कि मुकुंद लाट साहब ने व्यास साहब से फोन पर बात की और विशेष आग्रह किया कि आप सवाई प्रताप सिंह जी के दोहे राग में, मतलब राग में कंपोज करके वहां पर सुनाए। आपको मालूम ही है, सवाई प्रताप सिंह जी जो हैं, उनका एक ग्रंथ है श्री राधा गोविंद संगीत सार, और सवाई प्रताप सिंह जी ने हवा महल भी बनवाया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और सवाई प्रताप सिंह जी के लिए ये मशहूर था कि वो गोविंद देव जी के मंदिर में जाके जब तक एक पद अर्पण नहीं करते थे, तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे। तो वो जो उनके जो दोहे लिखे हुए हैं, जो उनके पद लिखे हुए हैं कृष्ण के ऊपर, वो उनका एक खाता उन्होंने व्यास साहब को बाई पोस्ट भिजवाया, क्योंकि उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि आप उनको संगीतबद्ध करके वहां पर प्रस्तुत करिए गोविंद देव जी के मंदिर में। तो व्यास साहब ने कहा कि, और मैंने भी कहा कि हमारे पास तो उनके दोहे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो सुनीराम, मैं भिजवाता हूँ। ऐसे करके उन्होंने पोस्ट मेरे से एड्रेस लिया, और फिर एक दिन वो आ भी गया खाता मेरे पास। और फिर उसमें से कुछ चुनिंदा पद पंडित विद्याधर व्यास जी ने अपने कार्यक्रम के अंदर प्रस्तुत किए। तो ऐसा उनका कार्य था, और इसका उन्होंने कभी भी किसी पर भी कभी भी कोई श्रेय नहीं लिया कि मैंने ये किया या मैंने ये बताया इनको। वहां पर भी बहुत वो सहज थे। हाँ, व्यास साहब ने ही स्टेज से उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि लोगों ने इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया कि गोविंद देव जी के मंदिर में सवाई प्रताप सिंह जी के दोहे संगीतबद्ध करके व्यास साहब ने प्रस्तुत किए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं मुकुंद जी से जुड़ी हुई। लास्ट मेरी मुलाकात मुकुंद जी से मई 2018 में हुई, और उस समय मैंने कमल से कहा कि कमल, मेरे को मुकुंद जी से मिलना है। तो कमल मुझे लेने घर आए और हम दोनों उनके पास गए। उस समय वो काफी बीमार थे, लेकिन मतलब खूब उन्होंने अच्छी तरह से हमसे बातें की, और बैठे, और मैं मतलब लेटे हुए थे। और जब मैंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती हूँ सर, तो उन्होंने अपने पास मुझे अपने बिस्तर पे ही बिठा लिया और बड़े प्यार से फोटो खिंचवाई। वही फोटो आपने पीछे छाया चित्र में, इसमें पोस्टर में डाली है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मुकुंद जी पर कुछ बोलने का मौका आपने दिया। इसमें से
हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन उनके प्रति मेरा ये आदर भाव है और मैं बहुत बहुत ही आभारी हूँ अर्पण जी की कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और मैं नीरजा जी को भी बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि सारी मतलब जितने भी उनके कार्य थे, कर्तृत्व थे, उसके पीछे नीरजा जी रहती थी। नीरजा जी उनको इतना संबल देती थी, उनको इतना फ्री रखती थी और मतलब उनका घर इतना सुरुचिपूर्ण रहता था। और कल भी चर्चा हो रही थी कि मुकुंद जी इतने अच्छे कपड़े पहनते थे, मतलब मैंने उनको हमेशा हिंदुस्तानी लिबास में देखा, कुर्ते पजामे में देखा। उनका पजामा थोड़ी सी तंग मोरी का हुआ करता था, अलीगढ़ी पजामा जैसा होता था, और इतनी सहज मुद्रा, इतनी सुंदर मधुर भाव उनके चेहरे पे रहते थे। वो व्यक्तित्व जो है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, वो छवि कभी भुलाई नहीं जा सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुनीरा जी, बिंदुवार और इस विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए, जो निश्चय जी ही जी हमारे साहित्यानुरागियों और संगीत प्रेमियों के लिए यह पूरा वक्तव्य लाभकारी रहेगा और लोग इसे बार बार सुनेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने वाद्य संगीत पर चर्चा की और बीच बीच में मुकुंद लाठ जी के जो वक्तव्य हैं, जो उनकी सोच है, उसे हमारे समक्ष रखा, यह एक अनुसंधान परक वक्तव्य भी कहा जाएगा और इसमें आपने निश्चय ही काफी मेहनत की होगी। और इस पूरी चर्चा के दौरान हमने यह भी देखा कि आपके स्वयं का इस विषय पर कितना काम है। अच्छा लगा कि आप मुकुंद लाठ जी से इतने स्तरों पर जुड़ी हुई रही और विभिन्न वाद्य संगीत पर आज जो चर्चा हुई, यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है और जी इससे अंतर कलाओं में, विभिन्न विषयों में जो उनकी रुचि है, गति है, साहित्य में, दर्शन में, संगीत में, नृत्य में, उन सब की भी हमें एक शिल्प बानगी में मिलती शिल्प में है। शिल्प शिल्प में, में और चित्रकारी में। स्थापत्य जी में, जी चित्रकला में, बिल्कुल। चित्रकला। जी तो इस तरह के व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होते हैं और उन पर जितने भी कार्यक्रम किए जाएं कम हैं। तो जी अच्छा लगा कि आपने इसके लिए समय निकाला। आपकी जी अपनी व्यस्तता भी रहती है, मैं समझता हूं, फिर भी मुकुंद जी के प्रति आपका आदर ही है कि आपने आज इतना समय हमें दिया। इस जी बीच जो लोग हमसे जुड़े रहे, मैं उनके एक बार नाम ले लेता हूं। जी जी डॉक्टर राहुल प्रकाश, कमल नयन जी, भारत भूषण जी, श्वेता रंजन, शंभू सिसोदिया, दिगराज शर्मा, स्मिता शर्मा, मंजरी सिन्हा जी, संजीव बख्शी जी, मीना मखीजा जी, सुनील कुमार गोस्वामी, दीपक अरोड़ा, पिंकी कौल, रेणु गौरी सरिया जी, नुसरत राशिद जी, नरेश जांगिड, तारा सिंह, प्रीति भटनागर, डॉक्टर कमलेश आनंद, ज्योतिष जोशी जी, राजेश कुमार व्यास जी, मुकेश गर्ग जी, अंशुमति, अरुण सितांश, सरिता कुमारी, डॉक्टर हिमानी पंत, महेश वर्मा, प्रवीण कुमार, विनीत मोहन गोस्वामी, अलका तिवारी, मधुमती, केपी शाह, प्रमोद ठाकुर, नीलू पाटिल, आकाश नवानी, राधिका पांडे मजुमदार, डॉक्टर छगन सोनू, सफिया सिद्दकी, उमा जी, उषा बनर्जी, मधुबीणा मोदक, संगीता पांडा, सरोजनी कौशिक जी, कल्पना मनोरमा, डॉक्टर हिमानी पंत और तमाम लोग, हसन अस्करी, कई ऐसे लोग जुड़े रहे। कुछ एक प्रतिक्रियाएं जो मिली हैं सुनीरा जी, दीप्ति जी मैं भी उनमें जुड़ी से थी, दीप्ति जी को भी देखा है मैंने। दीप्ति किनको? हमारी दीप्ति, प्रोफेसर दीप्ति ओमचरी भल्ला, वो भी हाँ जी जुड़ी जी हुई बिल्कुल। हैं। हाँ जी माफ कीजिएगा मित्रों, ये कुछ एक नाम है और कईयों के नाम छूट गए होंगे, तो उसके लिए मुझे माफ जी कीजिएगा। मैं कोशिश जी करता हूं जी कि सभी के नाम ले लें, लेकिन कई बार आगे पीछे होने से जो क्रम बिगड़ता है। और ठीक जो कुछ प्रतिक्रियाएं हैं तो वो मैं देख लूं। नमस्कार कर रहे हैं कई लोग और कुछ खास टिप्पणी जो मुझे लग रही है कि यहाँ रखा जाए।
स्मिता शर्मा जी लिख रही हैं कि सुनीरा दी बड़े प्यार से आप अपने संस्मरण सुना रही हैं। ये अलग अलग समय की प्रतिक्रियाएं हैं जो मैं यहाँ रख रहा हूँ सुनीरा जी। Really remember those days when from Banaras you used to visit Jaipur and also to Udaipur, sharing your experience with us, Kamal Chacha ji, Madhubina di and Digraj Chacha ji. संजीव बख्शी जी नमस्कार कर रहे हैं। इसी तरह सुनील कुमार गोस्वामी जी, दीपक अरोड़ा जी, पिंकी कौल जी, मंजरी सिन्हा जी लिख रही हैं, जो कल की हमारी वक्ता रही, संयोजिका भी रही, कि तानपुरे के लिए भित्ति कितनी सार्थक बात है। जो आपने जब चर्चा तानपुरे की कर रही थी उस समय, नहीं ये मेरा नहीं है, ये तो शब्द मुकुंद जी का है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। रेणु गौरी सरिया जी कह रही हैं कि नई नई जानकारियों से यह संस्मरण समृद्ध हो रहा है। और इसी तरह कमल नयन जी की एक प्रतिक्रिया आ रही है, प्रत्येक विषय को गहराई से देखने की अद्भुत दृष्टि संपन्न थे मुकुंद जी। आपने देखा ही कि पूर्व में भी हमने दर्शन पर और उनकी कविताओं पर कई विषयों पर चर्चा हुई है। अभी और कुछ एक विषयों पर चर्चा होगी जिनमें उनकी गति रही। कल भी इजराइल से डेनियल जी आएंगे जो उनके दर्शन के पक्ष को, उनके दार्शनिक पक्ष को हमारे समक्ष रखेंगे। डेनियल जी आएंगे कल इजराइल से। कमल नयन जी लिख रहे हैं कि प्रत्येक विषय को गहराई से देखने की अद्भुत दृष्टि संपन्न थे मुकुंद जी। सुनीरा जी के वक्तव्य से यह संगीत के वाद्यों पर उनकी विमर्श में भी दिखाई पड़ रही है यह बात। एक बात यह भी कि किसी भी विषय पर उनकी बातचीत विमर्श का रूप ले लिया करती थी और जो विषय है वह स्वतः ही खुलता चला जाता था। खुलता चला जाता जी। और स्मिता शर्मा जी लिख रही हैं, यू ऑल, जो लोग मुकुंद लाठ जी से जुड़े हुए हैं, जो उनसे मिले हैं, जिन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई है, उनके लिए लिख रही हैं, इंक्लूडिंग यू ऑल मस्ट बी सो फॉर्चुनेट टू इंटरैक्ट विथ अ ग्रेट पर्सनालिटी, टीचर एंड म्यूजिकोलॉजिस्ट। ये तो बिल्कुल सही बात है। जो मुकुंद जी से नहीं मिले वो उन्होंने सचमुच कुछ खोया। जी हाँ, बिल्कुल। सरोजनी कौशिक जी लगातार इन कार्यक्रमों को सुन रही हैं। अभी लिखती हैं कि तानपुरा गायन का एक आवश्यक अंग है। हमने पुराने शास्त्रीय संगीत के गायक को सुनते आए हैं, हम सभी लोग। हमने भी तानपुरा के साथ गाना सीखा है। सरोजनी कौशिक जी। स्मिता जी की एक और प्रतिक्रिया है कि व्हाट अ यूनिक कंपैरिजन ऑफ एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सप्त तंत्रीय वीणा विथ सुरमंडल। मुकुंद लाठ जी मस्ट बी अ पर्सन पैशनेटली एसोसिएटेड विथ एवरी एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक। जी, कुछ समान प्रतिक्रियाएं हैं तो उनसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। स्मिता शर्मा जी की एक और प्रतिक्रिया है, ग्रेटली इंटरेस्टिंग डिस्कशन सुनीरा दी, रियली आपकी बातचीत में हम सबको लगातार बांध के रखा है। किरण कुमार मोदक जी की एक प्रतिक्रिया है, टोटली एग्रीइंग विथ व्हाट Kamal Nayan ji said, I would like to add that by a pure academic like Sunira ji elaboration, Mukund ji personality gets a very amazing dimension. जी, स्मिता शर्मा जी जनसुलभ पुस्तकालय पर अपनी राय दे रही हैं। शुक्रिया, आप सभी लोगों के सहयोग से ही और स्नेह से ही ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। संगीता पांडा जी नमस्कार कर रही हैं आपको भी। और एक चीज जो जब आपने राजस्थानी संगीत की बात जब आप कर रही थी और रावण हत्था की बात और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की, और जब आपने यह बात भी की कि लोक संगीत के भी अपने शास्त्र हैं, चाहे वह लिखित हो या ना हो, तो एक बहुत उल्लेखनीय बातचीत रही जिनमें आपने उन लोक संगीत को भी पर्याप्त महत्व दिया। तो उसी संदर्भ में कह रही हैं सरोजनी कौशिक जी कि राजस्थानी संगीत भी किस तरह से उच्च स्तर का रहा है। बिल्कुल। मुकेश गर्ग जी भी हमसे जुड़ने वाले थे इस एकाग्र में, उनका भी वक्तव्य होना था मगर कुछ कारण से, कुछ व्यक्तिगत कारण से वे शायद समय नहीं निकाल पाएंगे। वे मुकेश गर्ग जी आपके संस्मरण को बड़े रोचक बतला रहे हैं। और इसी तरह
डॉक्टर राहुल प्रकाश लिख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रेरणादायक वक्तव्य रहा सुनीरा जी का। और मधुबीना मोदक जी लिख रही हैं कि सुनीरा जी मुकुंद जी के विस्तृत ज्ञान के नए पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई वर्षों बाद आपको सुनकर उन्हें प्रसन्नता भी हुई। जी, तो इसी तरह से कुछ एक और प्रतिक्रियाएं हैं जो मैं ले लूं। स्मिता शर्मा जी लिख रही हैं, रियली नाइस टू नो अबाउट योर ओन जर्नी ऑफ म्यूजिक सुनीरा दी ड्यूरिंग दिस टॉक। तो मित्रों, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जो हमारा एकाग्र है उन पर तो केंद्रित रहे ही, और जो वक्ताओं का जो अपना काम है, जो उनके जो अपने संबंध रहे हैं उनसे, मुकुंद जी से, वे भी खुलकर आए और जो हमारे स्पीकर हैं उनकी भी जर्नी को हम समझ सकें, उनके भी काम को समझ सकें। कमल नयन जी आपको इस शानदार वक्तव्य के लिए बधाई दे रहे हैं। और जी थैंक यू। शंपा शाह जी की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। रमेश चंद्र शाह जी लिख रहे हैं, हमारे मतलब बीज वक्तव्य इस एकाग्र में आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी का रहा, जब उन्होंने उनके कई पक्षों पर और दर्शन और साहित्य को जोड़कर अपनी बात रखी थी, बड़े आत्मपरक ढंग से, एक बीज वक्तव्य जैसा था। तो शाह साहब लिख रहे हैं कि रंग प्रसंग और संजना में सुनीरा जी को पढ़ता रहा हूं, इसलिए आज सुनने की बड़ी उत्सुकता थी जो पूरी हुई। अच्छा जी, तो इस तरह से आप देखिए कि मुकुंद लाठ जी से लेकर उनके ही समवयसी आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी तक और तमाम कई लोग आपको पढ़ते आए हैं, और महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण लेखन इसी तरह लोगों तक पहुंचे, यही पत्रिका का भी उद्देश्य है। और इसी में हमारे जो लोग हैं, जो रचनाकार हैं, जो किसी भी विधा में लिखें, उनकी मेहनत को भी एक सफलता मिलती है, अर्थ मिलता है कि आपने इतनी मेहनत से उस जो आपने कहा कि विभिन्न वाद्य संसार पर, अलग अलग देश के अलग अलग वाद्यों पर जब लिखा, तो एक निश्चय ही एक उल्लेखनीय वह काम हुआ, और उसके संग्रह के रूप में भी हमने उसे देखा है और पढ़ा है। स्मिता शर्मा जी हमें नमस्कार कर रही हैं। तो सुनीरा जी, अच्छा वक्तव्य रहा। और लास्ट में हमारे साथ केकी कृष्णा जी भी जुड़ गई हैं। नमस्कार कृष्णा जी, आपको भी धन्यवाद। तो देखिए, जाते जाते एक और प्रतिक्रिया आ रही है डॉक्टर विनीत मोहन गोस्वामी जी की। संस्मरण कैसे बताए व कहे जाते हैं, आपके इस कार्यक्रम से ये सीखने का अवसर मिला। प्रणाम मैम। आपको प्रणाम कर रहे हैं डॉक्टर विनीत मोहन गोस्वामी जी। आप सभी लोगों का धन्यवाद मित्रों। और कोशिश रहती है कि हम किसी एकाग्र में जिन पर हम केंद्रित एकाग्र कर रहे हैं, उनके अलग अलग पक्षों को लेकर आए। और आज हमने देखा कि वाद्य संगीत की परंपरा में मुकुंद लाठ जी का किस तरह का योगदान रहा, और वो विभिन्न जगहों पर कैसे इससे जुड़े लेखन करते रहे, और सुनीरा जी जैसे लोग जो उन पर काम करते रहे, बाद में उन्हें भी मार्गदर्शन दिया। तो यही हमारी कोशिश थी। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। किरण कुमार मोदक जी, आपका भी धन्यवाद। तो सुनीरा जी, अगर कहें तो इस वक्तव्य को, इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समय भी हो गया है, और बहुत अच्छा रहा वक्तव्य। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे समय दिया, और इतना लोग इतनी देर तक सुनते रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना अब तो खाने का भी समय हो चुका है। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुभ रात्रि मित्रों, कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।